हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर, ठीक है ना। यही पूरा अगर ये चार्ट बना के आ जाए तो भी चल जाता है, पर हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे कैसे होगा। तो देखो, ये पहला पार्ट इसमें क्या है ना, जैसे इसके कुछ हॉलमार्क्स होते हैं, उसको ब्रॉड ब्रॉड अगर सिंपल टर्म्स में अगर हम लोग समझना चाहे तो कैसे बांट सकते हैं। दो हॉलमार्क्स जीन से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। फिर उसके अंदर सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करो, ठीक है, गड़बड़ करो। फिर उसके बाद क्या करो, उसको खाने के लिए मतलब ब्लड वेसल सप्लाई कर दो, वो कर दिए। और उसके बाद एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब क्या, रेप्लिकेशन बहुत कर रहा होगा, एपोप्टोसिस से बच जाता होगा और अटैक कर जाता होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहला क्या है अपना, जीन से रिलेटेड, मतलब क्या, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब समझ में आता है, ऐसे जीन, वो नॉर्मल जीन है। अभी अगर ऑन्कोजीन में दो पार्ट होता है, एक प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन। प्रोटो मतलब क्या है, वो अभी वो नहीं हुआ। ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, ठीक है ना। ऑन्को, इसलिए अपन लोग जो ऑन्को की वो आगे की मतलब पीजी की स्टडी होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं ना। तो देखो, ऑन्को इसमें जीन जो है जो कैंसर करा रहा है उसको अपन लोग ऑन्कोजीन कहेंगे, पर अगर वो इनएक्टिव स्टेट में है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये नॉर्मली प्रेजेंट है अपने अंदर, ठीक है ना, क्योंकि अभी कैंसर नहीं करा रहा है। तो इसका काम क्या है, सिग्नल को पहुंचाना, डिफरेंशिएशन कराना, सेल का प्रोलिफरेशन कराना, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। पर इसमें अगर थोड़ा सा भी म्यूटेशन हो गया अलग अलग तरीके से, अगर कोई भी म्यूटेशन हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ऑन्कोजीन। किससे, प्रोटो ऑन्कोजीन से किस में कन्वर्ट हो गया, ऑन्कोजीन में। तो ऑन्कोजीन क्या है बेसिकली, म्यूटेटेड प्रोटो ऑन्कोजीन, जो क्या कराएगा, एक्सेसिव सेलुलर प्रोलिफरेशन। ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करा रहा था, सिग्नल का ट्रांसडक्शन, फिर उसके कारण डिफरेंशिएशन हो रहा था, उसके कारण सेल प्रोलिफरेट कर रहा था। जबकि ऑन्कोजीन में क्या हो रहा है, एक्सेसिव सेलुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है, सिंपल, समझे। तो देखो, ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन रहा है ना, तो ये जो म्यूटेशन है बहुत टाइप के होते हैं। तो देखो, उसको याद करने के लिए कैसे बनाया हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया हो ना, तो ये देखो, ये कौन सा म्यूटेशन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन। फिर देखो, ये मैंने ट्रक बना दिया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता होगा, मतलब क्या, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट, दूसरा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, और तीसरा देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास एम्पलीफाई करता है ना, तो जीन एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। तो अपने पास तीन तरीके से म्यूटेशन हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन और जीन एम्पलीफिकेशन, ठीक है ना। तो देखो, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, आपका माइन्यूट सब म्यूटेशन हुआ स्ट्रक्चर ऑफ जीन में, उसकी वजह से चेंजेस आ गए। तो देखो, जैसे कोलोन में क्या, अपना रास जीन है ना, या पेनक्रियाज में रास जीन है, ठीक है ना। तो उसमें जो पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण क्या हो जाएगा, कोलोन में कौन सा हो जाएगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, सिंपल, मतलब कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा दोनों रिलेटेड रहता है। और पेनक्रियाज में क्या हो जाएगा, पेनक्रियाटिक कैंसर। इसको एक बार मैं देख लूँगा, इसको कोलोरेक्टल कार्सिनोमा लिखना चाहिए था, हिपेटोसेलुलर नहीं लिखना चाहिए था, इसको ठीक कर देता हूँ। ये है अपना कोलोन का कार्सिनोमा, ठीक है ना। फिर अपन लोग चालू करते हैं क्या, ये अपना हो गया पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में किस जीन को टारगेट किया अपन लोग, रास जीन को, है ना। आम रस से याद किए थे अपन लोग पहले, रास जीन में कोलोन और पेनक्रियाज में पाया जाएगा। अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो कोलोन का कार्सिनोमा और पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, ये हुआ पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा क्या है, ट्रांसलोकेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो देखो, एक अपन लोग ये हम लोग CML का वीडियो में पढ़े थे, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो देखो, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है और ये क्रोमोसोम नंबर 22 है, वो इसलिए लिखा है 922। इसको याद कैसे करना है ना, देखो, 10 नंबर तुमको आता है ना और 20 नंबर, तो 10 से एक पीछे जाओ मतलब 9, और 20 से दो आगे जाओ मतलब 22। तो देखो 9 और 22, तो 9 से 22 में ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो बेसिकली इसमें एक जीन होता है क्या, ABL फ्यूजन जीन, अपन लोग पढ़े थे। तो ABL ये प्रोटोन को जीन है, ये जब 9 से 22 में चला जाता है ना, तो यहाँ BCR ABL फ्यूजन हो जाता है, और BCR ABL फ्यूजन के कारण, ये इसको हम लोग डीप में CML में पढ़े हैं, उसके कारण जो प्रोटीन बनता है फिर वो अनकंट्रोल डिवीजन करवा देता है। तो ये कौन सा पहला पार्ट हो गया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। दूसरा अपना होता है बर्किट्स लिम्फोमा, ये भी अभी अभी पढ़ के आए अपन लोग, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये अपन लोग बायोलॉजिकल कार्सिनोजन में इसके बारे में पढ़ के आए हैं। तो बेसिकली इसमें ट्रांसलोकेशन किसका होता है, 8 एप्स्टीन बार वायरस के कारण हो रहा है। तो देखो, 8 से 14 मतलब क्या, 8 वाले में एक प्रोटीन होता है, मतलब जीन होता है प्रोटोंकोजीन। कौन सा प्रोटोंकोजीन, सीमिक, ठीक है ना, माइक से याद कर सकते हो, सीमिक प्रोटीन, सीमिक जीन। और सीमिक इधर से उधर चला गया, किधर से किधर, 8 से 14, 8 + 14 क्या हो जाएगा, 22। इसमें हम लोग पहले भी पढ़े थे कि इसमें अंदर कैसे घुसता था एप्स्टीन बार वायरस, CD21 से। और टोटल हम लोग फिर 21 से 22 पे कैसे लाएंगे, 8 और 14 करके। ये आप लोग वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा इसका क्या रिलेशन है। तो देखो, पहला पॉइंट म्यूटेशन हुआ, उसमें क्या क्या डेवलप हो रहा है, कोलोन कार्सिनोमा या फिर पेनक्रियाटिक कैंसर, किसकी वजह से, क्योंकि पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है किसमें, रास जीन में। दूसरा अपना फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और बर्किट्स लिम्फोमा, दोनों में कैसे ट्रांसलोकेशन हो रहा है, 9 22 8 14, 22 तो कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो 9 22 8 14, इसमें कौन सा जीन है, BCR ABL वाला था ना, तो ABL प्रोटोन का जीन है, ठीक है ना। इसमें कौन सा जीन है अपना, माइक वाला, मतलब क्या, सीमिक, ठीक है।
अब जीन एम्पलीफिकेशन देखते हैं, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाना, उसी को कहते हैं अपन लोग जीन एम्पलीफिकेशन। सिंपल। तो देखो एक जीन है अपना क्या, एनमिक, यहाँ पे सीमिक पढ़ के आया ना कि इसमें बर्किट्स लिम्फोमा में, यहाँ पे कौन सा है, एनमिक है, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइक का फोटो भी बना दिया। तो एनमिक, एनमिक का एम्पलीफिकेशन हुआ तो बहुत सारा जो जीन का अपना प्रोडक्ट बनेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, न्यूरोब्लास्टोमा, सीने से रिलेटेड होगा तो न्यूरोब्लास्टोमा, ठीक है ना। अब देखो ब्रेस्ट कार्सिनोमा कैसे रिलेटेड रहता है, ब्रेस्ट को जब उल्टा लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, ERB, तो वही BRE था, BREST, तो ERB, तो उसी का जीन होता है ERB B2, ठीक है ना। इसी के एम्पलीफिकेशन से क्या बन रहा है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो ये अपना म्यूटेशन हो गया, समझ में आया। तो बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन क्या थे, ऐसे नॉर्मल जीन्स जो कि क्या करा रहे थे, ट्रांसडक्शन, डिफ्रेंशिएशन और सेल का प्रोलिफरेशन, पर वो जब म्यूटेटेड हो गया तो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन होने लग गया। तो म्यूटेटेड कैसे हुए, तीन तरीके से, या तो पॉइंट म्यूटेशन, या तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, या तो जीन एम्पलीफिकेशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन किस में हो सकता था, कोलोन में और पेनक्रियाज में, उसके कारण क्या हो जाएगा, कोलोन का कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर। अपना क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन दो जगह हो रहा है, एक तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और एक बर्किट्स लिम्फोमा। इसमें किसमें किसमें 9/22, और इसमें कैसे हो रहा है 8/14। और इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व हो रहा है, ABL फ्यूजन जीन, ABL वाला। और इसमें कौन सा जीन इन्वॉल्व हो रहा है, सीमिक, ठीक है। जीन एम्पलीफिकेशन में माइक का फोटो याद करो, एनमिक बहुत सारा एन एन नाम में दिया, न्यूरोब्लास्टोमा बनवाएगा। और ERB तो आप लोग समझे, ब्रेस्ट को उल्टा लिखोगे तो ERB बनेगा, और ERB से क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, सिंपल। तो ये अपना हो गया ऑन्कोजीन, समझ में। अब अपन लोग दूसरा जीन वाला पार्ट पे टारगेट करते हैं। दूसरा जीन कौन सा, ट्यूमर सप्रेशन जीन। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा, पर चलो अभी एक ऊपर ऊपर से ले लो ये ओवरव्यू तो सही रहेगा। तो देखो ट्यूमर सप्रेशन जीन, तो ये बेसिकली इसका वो क्या था, प्रोटो ऑन्कोजीन, नाम से समझो, ऑन्को मतलब कैंसर था अपने पास, ठीक है ना, जो कैंसर करा रहा है। प्रोटो और एंटी, प्रोटो मतलब क्या, कैंसर कराने वाला, एंटी मतलब क्या, कैंसर रोकने वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्यूमर सप्रेस कर रहे हैं ना, तो एंटी ऑन्कोजीन, ठीक है ना। तो ये सेल डिवीजन को प्रिवेंट करता है, और सेल डिवीजन नहीं होगा तो ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होगा, तो प्रिवेंट ट्यूमर फॉर्मेशन, सिंपल। तो इसके अंदर बहुत सारे जीन आते हैं, पर दो मेजर जीन होते हैं। देखो एक है अपना क्या, रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है ना, ये प्रोलिफरेटर जीन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्जियन जीन, ठीक है ना। तो और ये P53 जीन, दो जीन होता है अपना। रेटिनोब्लास्टोमा मैंने इसलिए आँख का फोटो बना दिया ताकि रेटिना से याद करें, क्योंकि ये रेटिनोब्लास्टोमा में ही इसको पहली बार देखा गया था, रेटिनोब्लास्टोमा में एम्पलीफिकेशन इसका, इसीलिए सप्रेशन, सॉरी। तो ये अपना रेटिनोब्लास्टोमा जीन और P53 जीन, दो जीन है। बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे ना, तो बस नाम एटलीस्ट याद रखा करो ये सब फोटोज़ की हेल्प से, ताकि अपना वहाँ पे एग्जाम में कुछ लिख पाओ। तो अपना है एक रेटिनोब्लास्टोमा जीन और एक अपना है P53 जीन, ठीक है ना। तो रेटिनोब्लास्टोमा जीन क्या है बेसिकली, ये G1 और S के बीच में ना जो ट्रांजिशन होता है ना, G1S G2 सेल साइकिल होता है, उसको रोक देता है। कैसे रोक देता है अपन लोग पढ़ेंगे, तो उसको रोक देता है। तो बेसिकली ये होता कहाँ है, देखो जब अपन लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें टोटल एक नंबर याद कर लो 30, ठीक है ना। तो इसमें 30 कैसे बटेगा, अपना 13 और 17 में। तो जो 13 वाला है वो 13 वाले पे कौन प्रेजेंट होगा, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, और 17 वाले पे कौन प्रेजेंट होगा, P53 वाला, ठीक है। ये अब देख, ये 13 है, ये 17 है, तो ये बड़ा नंबर हुआ ना, तो ये किस आम पे प्रेजेंट होगा, छोटे वाले आम पे, मतलब 17P पे। और ये छोटा नंबर है तो ये बड़े आम पे प्रेजेंट होगा, मतलब बड़े 13Q पे, समझे। तो ये क्रोमोसोम 13 के लॉन्ग आर्म पे प्रेजेंट है, RB जीन, ठीक है ना। और P53 जीन कहाँ प्रेजेंट है, 17 के शॉर्ट आर्म में, देखो ये शॉर्ट आर्म में प्रेजेंट है, सिंपल। तो देखो अब RB जीन समझते हैं कि ये जीवन से इसके ट्रांजिशन को रोकता कैसे है। तो क्या होता है, दो स्टेट में पाया जाता है RB जीन। अब यहाँ पे क्या करो तुम लोग, बेसिकली फॉस्फेट ग्रुप को खाना समझ लो, ठीक है ना। तो या तो ये कम खाना खाया हुआ होगा या ज़्यादा खाना खाया हुआ होगा। तो कम खाना खाया हुआ मतलब क्या, हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट, और ज़्यादा खाना खाया हुआ मतलब क्या, हाइपरफॉस्फोराइलेटेड स्टेट। तो सिंपल सी बात है। अब जो हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट होता है ना, उसमें क्या होता है बेसिकली, ये एक फैक्टर होता है। ये देखो मैंने E से F के बीच में ट्रांजिशन बनाया, E2F, एक ट्रांजिशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है E2F, ठीक है ना। इससे ये बाइंड करता है, तो नॉर्मली ये अपना एक्टिव रहता है E2F, पर जैसे ही ये अपना हाइपोफॉस्फोराइलेटेड स्टेट से बाइंड करेगा तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही इनएक्टिवेट हो गया ना। तो देखो क्या था इसका काम, क्या था नॉर्मली, G1 से एस फेज में E2F इसको ट्रांजिशन कराने में हेल्प करता था, पर जब इससे बाइंड कर दिया तो ये काम ही नहीं कर पाएगा, इनएक्टिवेट हो गया, तो इसलिए G1 से एस प्रोग्रेशन ही नहीं होगा। सिमिलरली उसका उल्टा करते चलो, हाइपर ज़्यादा खाना खा लिया है तो अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से थक गया है, तो अगर E2F से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो E2F है वो एक्टिव ही रहेगा, और एक्टिव ही रहेगा तो G1 से एस में ट्रांजिशन हो जाएगा, सिंपल। तो ये अपना क्या हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा जीन। दूसरा जीन अपना क्या है, P53 जीन। तो देखो P53 जीन भी क्या है, ट्यूमर सप्रेशर जीन है। इसका काम क्या होता है, ट्यूमर सप्रेशर जीन करते क्या बेसिकली, वो ऐसा होता है कि अगर कोई जीन में दिक्कत आ गई ना तो उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, मतलब DNA रिपेयर करते हैं। पर ठीक नहीं हुआ मान लो, तो उसको अपन लोग क्या करा देंगे, एपोप्टोसिस। तो ये क्या रेगुलेट करा रहे हैं, DNA रिपेयर और एपोप्टोसिस। तो ये मैंने कैसे बताया था, ये किस पे प्रेजेंट होगा, 13 और 17। 13 पे ये किस पे प्रेजेंट होगा, Q पे, ये P पे, तो वही 17P मतलब छोटे वाले हेड पे, ठीक है ना, छोटे वाले आर्म पे। तो इसमें देखो
नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल है तो उसके पास P53 इंटैक्ट होगा, मतलब बचा हुआ होगा, वो बचा हुआ होगा ना। तो मान लो अगर डीएनए है अपना वो डैमेज हुआ तो ये P53 जीन जो है ना इसके अपना प्रोडक्ट बना के इसके अराउंड अराउंड पूरा फैल जाता है, चारों ओर इसको आ जाता है और अपना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करा के फिर इसको रिपेयर कर देता है, सिंपल, ठीक है ना। तो ये अपना नॉर्मल सेल में होता है। लेकिन अगर हम लोग को आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया या फिर केमिकल कार्सिनोजन किन्हीं भी वजह से अपना सेल म्यूटेटेड हो गया, म्यूटेटेड हो गया मतलब क्या, उसमें P53 नहीं है। तो P53 नहीं है तो जैसे यहाँ डीएनए डैमेज हुआ था, यहाँ भी मान लो डीएनए जब डैमेज हुआ तो P53 डिपेंडेंट जो जीन्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो सेल साइकिल को रोक के उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो नो सेल साइकिल अरेस्ट, नो डीएनए रिपेयर, तो वो जो खराब सेल है वही बढ़ते जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलिग्नेंट ट्यूमर में, सिंपल। तो ये अपना ट्यूमर सप्रेसर जीन हुआ। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हुआ, ऐसे जीन्स जो कि ट्यूमर को प्रिवेंट कर रहे हैं, कैसे, सेल डिवीजन को प्रिवेंट कर देंगे तो ट्यूमर फॉर्मेशन प्रिवेंट हो जाएगा। तो दो जीन हुए, रेटिनोब्लास्टोमा जीन और P53 जीन। तो रेटिनोब्लास्टोमा जीन क्या कर रहा है, G1 से S के ट्रांजिशन को रोक रहा है, जबकि P53 जीन क्या करा रहा है, बेसिकली डीएनए को अपना रिपेयर होने में हेल्प करा रहा है, सिंपल, समझ में आया? तो देखो अपना इसमें अपन लोग ये देख लिए क्या बोलते हैं ऑन्कोजीन, और दूसरा अपन लोग क्या देख लिए, ट्यूमर सप्रेशर जीन, समझ में आया? अब अपन लोग क्या देख रहे हैं, बेसिकली सेल को देखते हैं। तो अल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो देखो नॉर्मल सेल में क्या होता है, बेसिकली नॉर्मल सेल ग्लूकोज खाता है, ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज खाया तो उसके कारण क्या वो मतलब सिंपल सा क्या होता है कि अपना अपन लोग दो चीज़ देख लिए, अपन लोग क्या क्या देख लिए, एक ऑन्कोजीन देख लिए और एक ट्यूमर सप्रेसर जीन देख लिए, ठीक है ना। अब अपन लोग देख रहे हैं क्या, सेल को। तो देखो सेल में क्या अंतर आ सकता है, उसको अपन लोग वार्बर्ग इफेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल क्या करता है, ग्लूकोज खाता है। अब उसके पास मान लो ऑक्सीजन है तो क्या करेगा, पहले ग्लाइकोलाइसिस तो सबसे सब में होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, सब में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उससे क्या बना, पायरुवेट, और वो पायरुवेट फिर अंदर जाके अपना ट्रांस लिंक रिएक्शन क्रेब साइकिल होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। ये किस में होता है, नॉर्मल सेल में। लेकिन जो ट्यूमर सेल होते हैं उनमें वार्बर्ग इफेक्ट दिखता है, मतलब क्या, देखो ग्लूकोज वो नॉर्मल ग्लूकोज से ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ठीक है। ऑक्सीजन उनके पास भी है, पर वो लोग ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना, वो पायरुवेट को ईटीसी में नहीं भेज के क्या करा देते हैं, फर्मेंटेशन करवा देते हैं। और फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या प्रोडक्शन होगा, लैक्टेट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, फिर वो एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, वार्बर इफेक्ट। तो वार्बर इफेक्ट को अगर अपन लोग सिंप्लीफाई करने चाहें ना तो दो टॉपिक है, एक तो वो ग्लूकोज ज़्यादा खाने लग जाएगा सर, मतलब क्या, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज अपटेक, और दूसरा क्या, इंक्रीज फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टोज, ग्लूकोज से लैक्टोज बहुत ज़्यादा बन रहा है जबकि ऑक्सीजन अपने पास पूरा भरपूर है। तो इसी ये दोनों चीज़ है ना, वार्बर इफेक्ट, ये ट्यूमर सेल में हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एक टेस्ट से, जिसको अपन लोग बोलते हैं पेट स्कैन, सुने भी होंगे। पेट का मतलब क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है ना। तो ये इस स्कैन से अपन लोग पता कर सकते हैं, पेट स्कैन FDG18, ये तो कोड है, इसको याद कर लो तो ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो अपना पहला हॉलमार्क अपन लोग क्या देखे, ऑन्कोजीन जो था, प्रोटो ऑन्कोजीन, उनका एक्सप्रेशन होने लग जाना, ठीक है ना, ट्यूमर सप्रेशन जीन का दब जाना। तीसरा क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म का अल्ट्रेशन हो जाना, ठीक है ना। कैसे अल्ट्रेशन हुआ, वार्बर इफेक्ट दिख रहा है, मतलब क्या, ग्लूकोज ज़्यादा खाएगा और फर्मेंटेशन भी ज़्यादा होने लग जाएगा उसका, सिंपल। अब देखो अब अपना क्या है, इसको एक पता है, ये मैं 4-5 जरूर बनाया हूँ, पर इसमें एक बार क्या करो, इसको ब्लड सप्लाई दे दो, ठीक है ना, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसको एक बार ब्लड सप्लाई दे दो, जब ये ब्लड सप्लाई मिल जाएगा इसको, फिर इसके बाद इसको एकदम अनस्टॉपेबल बना देंगे अपन लोग। तो देखो एंजियोजेनेसिस देखते हैं। एंजियोजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल मतलब ये इसमें नाम में ही है, एनजीओ मतलब ब्लड और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्लड वेसल हो जाता है, और न्यू ब्लड वेसल मतलब नए नए ब्लड वेसल आएंगे तो अपने साथ वो ब्लड के साथ न्यूट्रिशन भी लेके आएगा, और ज़्यादा न्यूट्रिशन आएगा ट्यूमर सेल को तो ट्यूमर आराम से ग्रोथ कर पाएगा, सिंपल। तो देखो क्या होता है बेसिकली, कैसे चालू होता है ये। तो मान लो ट्यूमर है, ठीक है ना, ट्यूमर सेल अब बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं ना, बेसिकली उनमें अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का कोई रेगुलेशन नहीं रहता है, तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगा तो हाइपॉक्सिया जैसी कंडीशन होने लग जाएगी ना। तो हाइपॉक्सिया के कारण एक फैक्टर इंड्यूस होता है, उस फैक्टर को क्या बोलते हैं, हाइपॉक्सिया इंड्यूस फैक्टर, HIF अल्फा, सिंपल। तो ये HIF अल्फा जो है ना, ये क्या कराएगा बेसिकली, प्रो एंजियोजेनेटिक फैक्टर, मतलब क्या, ऐसे फैक्टर बनवाएगा जिसकी वजह से अपना एंजियोजेनेसिस हो। एंजियोजेनेसिस मतलब क्या, ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो, सिंपल। तो उसके अंदर दो चीज़ आता है, एक तो वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ये अपन लोग इन्फ्लामेशन में पढ़े हैं, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, और एंजियोपोएटिन, ब्लड वेसल को बनवाने वाला एंजियोपोएटिन, सिंपल।
तो प्रो एंजियो फैक्टर पर ये सब प्रो एंजियो फैक्टर है, पर वो बना कैसे, ट्यूमर सेल था, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा थी, मेटाबॉलिक डिमांड ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसके कारण हाइपोक्सिया जनरेट हुआ। हाइपोक्सिया ने एक फैक्टर बनवाया, कौन सा, हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर। उस फैक्टर ने फिर प्रो एंजियो फैक्टर को सिक्रीशन करवाया। अब वो प्रो एंजियो फैक्टर जहाँ जहाँ ब्लड वेसल पे ऐड करेगा, उसके कारण नया ब्लड वेसल बन रहे होंगे। तो दो टाइप के बन सकते हैं देखो, एक नियो एंजियोजेनेसिस होता है, एक वेस्क्यूलो एंजियोजेनेसिस होता है। नियो मतलब क्या, नियो मतलब नया होता है ना, तो नया ब्लड वेसल बन रहा है कहाँ से, एग्जिस्टेंस में, मतलब पहले वाले में से ही न्यू एग्जिस्ट ब्लड वेसल बन रहा है। जबकि वेस्क्यूलो जेनेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, अंतर क्या है, इसमें आपके एंडोथीलियल सेल्स अपना पार्ट लेते हैं, इसमें एकदम एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। जिसमें क्या होता है, इसमें एंडोथीलियल के जो प्रीकर्सर सेल है ना, वो धीरे धीरे पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद नया ब्लड सेल बनता है, ठीक है ना। तो एंडोथीलियल प्रीकर्सर सेल्स फॉर्म न्यू ब्लड सेल, इसलिए मैंने ये जो सेल्स बनाए ना एंडोथीलियल सेल्स है, इनके प्रीकर्सर से नया ब्लड सेल बन रहा है, सिंपल। तो दो टाइप के एंजियोजेनेसिस हुए, न्यू एंजियोजेनेसिस और वेस्क्यूलर एंजियो। न्यू मतलब क्या, नए बने फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, और वेस्क्यूलर मतलब क्या, एंडोथीलियल सेल्स के जो प्रीकर्सर थे वो मल्टीप्लाई किए, फिर नए ब्लड वेसल बने, समझे। तो ये जो न्यू ब्लड वेसल बन रहे हैं ना, चाहे इसमें देखें चाहे इसमें देखें, तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये लीकी होते हैं। मतलब देखो जल्दबाजी बना रहा है तो अच्छे से बनेगा नहीं, तो लीकी होता है और डिसऑर्गेनाइज होता है, सिंपल। तो ये अपना क्या पढ़ लिया, एंजियोजेनेसिस। तो अपन लोग कितने हॉलमार्क्स पढ़ लिए, पहले तो उसको प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर दिए, दूसरा अपन लोगों ने ट्यूमर सप्रेशन जीन को दबा दिया, तीसरा अपन लोगों ने क्या देखा, अपना सेल के अंदर क्या गेम खेल दी, उसके अंदर का मेटाबॉलिज्म ख़राब कर दिया और उसको ब्लड सप्लाई पूरा दे दिए। जब ये सब चीज़ की वजह से वो लैस हो गया ना, अब वो एकदम मतलब ख़तरनाक काम करेगा। तो देखो क्या क्या करेगा, उसके अंदर रेप्लिकेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, मतलब क्या, लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग पोटेंशियल हो गया। क्यों, ये इनके तीन कारण हो सकते हैं, ये तो रटने वाला है पर समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चा से याद कर लो और यहाँ से बूढ़े से याद कर लो, मतलब क्या, उनमें स्टेम सेल्स पाया जाएगा, उसके कारण क्या, रेप्लिकेशन पोटेंशियल उनका लिमिटलेस होता है, मतलब क्या, कैंसर स्टेम सेल्स, ठीक है ना। और बूढ़े से मतलब क्या, जैसे मान लो टीलोमेरेज, मैंने पहले भी पढ़ाया था मेलेनोमा में। टीलोमेरेज अगर एक्टिवेट हो जाता है तो टीलोमेरेज का काम क्या था, टीलोमेयर को मेंटेन करना, और टीलोमेयर मेंटेन रहेगा तो सेल बूढ़ा ही नहीं होगा, और बूढ़ा नहीं होगा तो हमेशा चलते रहेगा। तो ये टीलोमेरेज का एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। और दूसरा सेनेसिस सिग्नल, मतलब जो सिग्नल आते हैं बॉडी को कि हाँ अब सेल बूढ़ा हो गया, इसको मारो, उसको इनएक्टिवेट कर दो। तो मतलब उसको लंबा जियाने के लिए टीलोमेरेज को एक्टिवेट कर दो और सेनेसेंस सिग्नल को दबा दो, और बच्चे के नाम से क्या याद कर लो, कैंसर स्टेम सेल। ये तीनों की वजह से क्या हो जाएगा, लिमिटलेस रेप्लिकेटिंग पोटेंशियल आ गया, एकदम वो मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर वो सेल को जैसे ही बॉडी को पता चले कि यार ये तो ट्यूमर है, तो एपोप्टोसिस करना चाहेगा, तो उसको भी वो इमिएट करने की कोशिश करता है, प्रोग्राम सेल डेथ को। कैसे, देखो जैसे मान लो नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, तो उसमें डीएनए डैमेज होता है, तो जब डीएनए डैमेज होता है ना, तो वो बोलते हैं कि अब तो उसको एपोप्टोसिस कराना ही पड़ेगा, तो स्टिमुलेट प्रो एपोप्टोटिक जीन, प्रो एपोप्टोटिक जीन स्टिमुलेट होता है, तो उसके कारण क्या होता है, डैमेज सेल का एपोप्टोसिस होता है, सिंपल। लेकिन म्यूटेटेड सेल में क्या होता है, जब डीएनए डैमेज होता है, इसमें क्या एक्टिवेट हो रहा था, प्रो एपोप्टोटिक जीन, इसमें क्या एक्टिवेट हो रहा है, एंटी एपोप्टोटिक जीन, ठीक है ना, कि एपोप्टोसिस नहीं होने देना है। तो यहाँ BCL2, इसका मैंने बनाया था ट्रिक, पर यहाँ वीडियो में नहीं बोल सकता, वो सही नहीं रहेगा, तो आप याद कर लीजिए खुद से, BCL2, ठीक है ना। तो डीएनए डैमेज हुआ, इसमें कौन एक्टिवेट हो रहा था, प्रो एपोप्टोटिक जीन, जिसके कारण एपोप्टोसिस हो रहा था डैमेज सेल का, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, एंटी एपोप्टोटिक। तो एंटी मतलब क्या, कोई एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो मतलब उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, तो खराब काले सेल इकट्ठे होने लग जाएंगे, तो एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेटेड सेल, और म्यूटेटेड सेल का एक्यूमुलेशन से क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ट्यूमर का। जैसे फॉर एग्जांपल फॉलिकुलर लिम्फोमा ऐसे डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस। इसमें क्या देखिए अपन लोग, नॉर्मल सेल और म्यूटेटेड सेल, जैसे ही इसमें डीएनए डैमेज हुआ तो क्या एक्टिवेट हुआ, प्रो एपोप्टोटिक जीन, जबकि इसमें जब डीएनए डैमेज हुआ तो क्या एक्टिवेट हुआ, एंटी एपोप्टोटिक जीन। तो एपोप्टोसिस नहीं हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है, सिंपल। तो अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया, जीन को देख लिया, सेल को देख लिया, उसको ब्लड सप्लाई कर दिया, फिर उसके अंदर ताकत दे दिया कि वो बहुत मल्टीप्लाई कर सकता है, उसका मौत भी नहीं होगा, मतलब हमेशा ज़िंदा भी रहेगा, मौत भी नहीं होगा, और लास्ट में जब ये सब करेगा तो फ्री बैठा रहेगा ना, तो आसपास वाले लोगों को परेशान भी करेगा, मतलब इन्वेजन करके मेटास्टेसिस। तो कैसे करता होगा, देखो मान लो मेटास्टेसिस सेल है ना बहुत सारे, उनमें बहुत सारे उनके मेटास्टेटिक सेल है, तो उनके बहुत सारे क्लोन बने, प्रोलिफरेटिंग क्लोन ऑफ मेटास्टेटिक सेल। उनमें से कुछ ऐसे होंगे, मतलब नॉर्मल ये सेल्स है, ठीक है ना, ये अपने ट्यूमर सेल से, उनमें कुछ में बहुत ज़्यादा चुल होगा, जो कि जिनको इधर उधर जाना होगा, मतलब क्या, जैसे मान लो ये और ये वाला जो है ना, ये सब क्लोन्स है, उनमें से एक वेराइटी है जो मेटास्टेसिस कराती है, ठीक है ना। तो मेटास्टेटिक सब क्लोन्स है। अब ये सब क्लोन क्या करेगा, जहाँ भी बन रहा है, मान लो किसी टिश्यू में बन रहा है, तो उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ना, तो उसको जाके एडहेयर हो जाता है, उससे जाके चिपक जाता है, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे बोलेगा इसको तोड़ने लग जाएगा, ट्यूमर है तो तोड़ने लग जाएगा, तो इन्वेड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसको तोड़ के बेसमेंट मेम्ब्रेन को तोड़ के कहाँ चला जाएगा, वो फ्लूइड के अंदर चला जाएगा ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के फ्लूइड में चला गया, ठीक है ना।
सिंपल। तो देखो अपना क्या क्या हुआ, नॉर्मल अपना जो अपना ट्यूमर बन रहा था उसका प्रोलिफरेटिंग क्लोन सेल्स, मतलब क्लोन सेल्स है बेसिकली, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं प्रोलिफरेटिंग क्लोन सेल्स। इसमें एक सब क्लोन वाली वैरायटी है कौन, जिनको बहुत सारे मेटास्टेसिस कराना है, तो मेटास्टेटिक सब क्लोन्स है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जाके चिपकते हैं और चिपक के फिर उसको इन्वेट करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ गया। अब देखो हम लोग अभी पढ़ क्या है कि जब ट्यूमर होता है तो क्या होता है, एंजियोजेनेसिस होता है, ब्लड वेसल फॉर्मेशन होता है। तो देखो ट्यूमर अपना एंजियोजेनेटिक फैक्टर की हेल्प से ब्लड वेसल तो बना ही रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कौन आ गया है अपना, तो देखो ये ब्लड वेसल जा रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे अपना ट्यूमर भाई आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ट्यूमर भाई क्या करते हैं फिर कांटेक्ट में आते हैं किसके, ब्लड वेसल के, और ब्लड वेसल के कांटेक्ट में है ना, तो क्या हो जाएगा, इंट्रावेशन। इंट्रावेशन मतलब क्या, ब्लड वेसल के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है, तो इंट्रावेशन हुआ। अब देखो अपना ब्लड के अंदर पहले से ही डब्ल्यू होगा ही ना, मतलब होस्ट लिम्फोइड सेल्स तो होंगे ही, डब्ल्यू और वो सब, तो उससे ये बाइंड कर जाएगा, और जब ट्यूमर सेल लिम्फोइड से बाइंड कर लेता है तो उसको अपन लोग बोलते हैं एम्बोलाइट, ट्यूमर सेल का एम्बोलाइट, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ बेसिकली, अपना क्लोन था, प्रोलिफरेटिंग क्लोन सेल थे, उसके अंदर एक सब क्लोन वाला पार्ट जो कि मेटास्टेसिस कराता था, वो अधेयर हो गया किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, फिर उसको इन्वेट करके कहाँ पहुँच गया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, और यहाँ पे ब्लड वेसल तो बन ही रहते ट्यूमर के कारण, तो उससे जाके चिपका पहले, और फिर इंट्रावेशन हो गया। इंट्रावेशन हुआ, यहाँ पे अपना लिम्फोसाइट मतलब वो लिम्फोइड सेल आ रहा था, उससे बाइंड किया, तो वो क्या बन गया अपना एम्बोलाई, एम्बोलाई बना। अब देखो एम्बोलाई क्या होता है, या तो वहीं के ब्लड वेसल के वहाँ से चिपक जाए, या तो फिर धीरे धीरे वो जाए अलग अलग ऑर्गन पे, और वहाँ से निकल के ब्लड वेसल से बाहर निकल जाए, मतलब एक्स्ट्रावेशन और मेटास्टेटिक डिपोजिशन, मतलब समझे, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल है, अब ये ब्लड वेसल कहीं और से आया और यहाँ तक किडनी तक आ रहा है, मतलब लीवर तक आ रहा है, तो यहाँ से बाहर निकला एक्स्ट्रावेशन, और यहाँ पे इसका डिपोजिट हो गया, अब मेटास्टेसिस हो रहा है ना, तो इसको डिपोजिट को क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिक डिपोजिशन। अब फिर वहाँ पे क्या होता है, कोलोनाइजेशन वाला, कैसे किसके हेल्प से हो रहा है, एंजियोपोइटिन। अभी इसके पहले भी एंजियोपोइटिन पर क्या है, कहाँ पे ये देखो एंजियोपोइटिन, तो वही एंजियोपोइटिन की वजह से वहाँ पे, अब वहाँ पे मान लो ये डिपॉजिट हुआ, ठीक है, यहाँ पे 100 सेल या 200 सेल डिपॉजिट हुआ, और एंजियोपोइटिन ब्लड में घूम रहा है, तो इसको क्या और मल्टीप्लाई करने में हेल्प करा देगा, तो एक सेकेंडरी कॉलोनी बन जाएगी, तो मेटास्टेसिस हो गया, सिंपल। तो समझ में आया, क्लोन बने, उसके सब क्लोन बनाओ, उसको अधेर कराओ, इन्वेट कराओ, ब्लड वेसल में घुसाओ, इंटरवेशन इम्बोलाई बनाओ, या तो वहीं चिपका दो, या तो फिर दूर स्ट्रक्चर तक ले जाओ, वहाँ जब बाहर निकलेगा वो, तो उस पर कौन एक्ट करेगा, एंजियोपोइटिन, और एंजियोपोइटिन उसका बहुत सारा कॉलोनी बना देगा, सिंपल। तो इतने हॉल मार्क्स थे। तो ऊपर ऊपर से देखते हैं अपन लोगों ने क्या किया, दो जीन को टारगेट किए, एक सेल को टारगेट किए, फिर मतलब उस मतलब जीन वाले पार्ट को टारगेट किए, फिर सेल के मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट को टारगेट किए, फिर उसको खाना पहुंचाएं किसके हेल्प से, ब्लड वेसल की हेल्प से। तो वो क्या अमर हो गया, उसको कोई मार नहीं सकता था, और फिर वो सबको मारने लग गया, सिंपल, समझ में है ना। तो देखो ऑन्कोजीन में ऊपर ऊपर से क्या देखना है, प्रोटोन्कोजीन नॉर्मली अपना सिंगल ट्रांसलेशन डिफरेंशिएशन सेलुलर प्रोलिफरेशन करा रहा है, म्यूटेशन तीन तरीके का है, पॉइंट म्यूटेशन, क्रोमोजोमल ट्रांसलोकेशन और जीन एम्पलीफिकेशन। इसके अंदर कर तो आप लोग ये डायग्राम से याद कर लेना, और ऑन्कोजीन बन गया, सिंपल। ट्यूमर सप्रेशर जीन में दो चीज़ें, आग से याद कर लो रेटिनोब्लास्टोमा, और P53 तो सुना ही होगा, तो P53 जीन है अपना, ठीक है ना। तो अपना ये अल्ट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, वार्बर्ग इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज अपटेक बढ़ रहा है और फर्मेंटेशन ज़्यादा हो रहा है। अपन लोग फिर इसको ब्लड सप्लाई कैसे करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रो एंजियोजेनेटिक फैक्टर। उसके लिए पहले अपना ये हाइपोक्सिया इंड्यूस फैक्टर होना चाहिए, तब प्रो एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स बनेंगे, तो फिर एंजियोजेनेसिस होता है, और एंजियोजेनेसिस में ब्लड वेसल अच्छे टाइप के नहीं बनते हैं, पर बन गया ना, तो ये उसमें लिपिड्स रेप्लिकेशन पोटेंशियल होगा, या तो वो बच्चे से याद कर लो ट्यूमर स्टेम सेल्स, या तो बूढ़ा नहीं होने देना है उसको, मतलब टीलोमरेज या फिर सेनेसिस सिग्नल को इनिबिट करके। और अपना इवेजन ऑफ एपोप्टोसिस कैसे हो रहा है, नॉर्मल सेल प्रो एपोप्टोटिक को एक्टिवेट करता है, जबकि म्यूटेटेड सेल एंटी एपोप्टोटिक को स्टिमुलेट करता है। और इन्वेजन और मेटास्टेसिस क्या हुआ, बेसिकली क्लोन, उसमें से सब क्लोन एधर किया, इन्वेट किया, सिंपल सी बात है, ये तो अपन लोग अच्छे से पढ़ लिए। चलो दैट्स इट, इसको अगर देखना है तो देख लो, पर इतना भी अगर लिख के आ जाओगे 7 पॉइंट तो हो जाएगा खत्म।